माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया राजस्थान अजमेर से नवीन महाजन जो सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी प्राप्त करेंगे, राजस्थान अजमेर से श्री राजेश यादव, उदयपुर से श्री कुलदीप रंका सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी प्राप्त करेंगे, उदयपुर से ही आनंद कुमार, त्रिपुरा से स्वपन साहा, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 4 साल के सफर पर ही हम बातचीत भी करेंगे। हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। राजस्थान में अजमेर के जिला कलेक्टर और पुरस्कार विजेता राजेश यादव और हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट संपादक शेखर अय्यर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में। सबसे पहले राजेश जी, आपको बधाई भी। अजमेर में आप जिला कलेक्टर हैं और आपको पुरस्कृत भी किया गया है और हम जानते हैं कि राजस्थान ने एक सफल उदाहरण पेश करके दिखाया है जहां तक नरेगा की बात है। तो सबसे पहले क्यों ना आपके अनुभव से हम शुरू करें, कैसा रहा है आपका इस 1 वर्ष का अनुभव नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन, उसे लागू करने को लेकर? थैंक यू नीलम जी। नरेगा का अनुभव मेरा 1 साल से ज़्यादा का है। पहले मैं दौसा ज़िले में कलेक्टर था जब 1 अप्रैल को लागू हुआ था, उसके बाद मैं अजमेर में हूँ और 3rd फेज़ में अजमेर को और दौसा ज़िलों को लिया गया था। सबसे पहले फेज़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो बहुत पिछड़े हुए ज़िले थे, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया था। राजस्थान में फेज़ 1, फेज़ 2 और ओवरऑल जब पूरे स्टेट में लागू किया गया तो सभी तरह से जो एक्सपीरियंस है इम्प्लीमेंटेशन का बहुत अच्छा और सक्सेसफुल रहा है। पब्लिक ने और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने और ऑफिसर्स ने, सभी ने एक टीम एफर्ट के रूप में काम किया और जिसका जो रिज़ल्ट है वो भी देख रहे हैं कि पूरे देश में राजस्थान में जो एनआरईजी का पूरा कार्यक्रम है बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी जी शेखर जी, जिस तरह से हम जानते हैं नरेगा के बारे में, ये एक अभूतपूर्व बात है और एक अभूतपूर्व चीज़ है जो इस देश में लागू हुई है। एक अहम कानून है, ग्रामीण लोगों की ज़िंदगी में सुधार ला सकता है, इसमें बहुत क्षमताएं हैं। लेकिन आप खासतौर से इसके 4 साल के इस कार्यकाल को किस तरह से तौलते हैं? इसमें कोई दो बात नहीं है या दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बहुत राहत पहुंचा है। इतना तक जो अभी आईएलओ के रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जब रिसेशन के कारण सब जगह नौकरियां जा रहे थे, ऐसा ये कार्यक्रम था जो नौकरी देने में लगे थे। ये स्कीम सबसे बड़ा ये स्कीम है जिसको, जैसे मैंने कहा, आईएलओ ने भी नोट किया है। लेकिन साथ साथ जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और सोनिया गांधी के भाषण में ये टिप्पणी थी कि इसको लेकर कहीं डेफिशिएंसीज हैं, कहीं जगह पे, जैसे राजस्थान में जैसे हम देख रहे थे बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हमारे साथ अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हैं। तो लेकिन ये जो यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, कई स्टेट्स में कई कंप्लेंट्स हैं जो सोनिया गांधी जी खुद आज उसको मेंशन किए कि कई जगह पे फॉल्स कार्ड्स की बात हो रही है, कई जगह पे काम उस तरह, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ ग्रामीण इलाके में भी काम की भी बात है, जैसे वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, ट्री प्लांटेशन, ऐसे कई कार्यक्रम से जो इसमें बात की गई थी, लेकिन वो सब जगह नहीं हुआ है। तो अभी क्योंकि 4 साल के बाद जब इसकी रिव्यू हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे उसके ऑनलाइन हो रही है, तो किस तरह इसको और भी इंप्लीमेंट की, क्योंकि इसमें काफी पैसे है, 39,000 करोड़, यानी कम से कम क्लोज टू 40,000 करोड़, बहुत पैसे है इसमें, इसलिए बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। जी, जैसे कि राजेश जी अभी शेखर अय्यर साहब कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां, खामियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में ही हम जानते हैं कि जो पहली बार सोशल ऑडिट किया गया उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, उसमें घोटाले का खुलासा हुआ, वो भी राजस्थान में हुआ। राजस्थान जो कि एक सफल उदाहरण नरेगा का माना जाता है। आप क्या मानते हैं खासतौर से इस तरह की जो अनियमितताएं हो रही हैं स्कीम में, ये जो खामियां कमियां पैदा हो गई हैं, उन्हें आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा कि इतनी बड़ी स्कीम अपनी कंट्री में पहले कभी भी लागू नहीं हुई जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 2.5 लाख लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं और कंट्री के अगर पर्सपेक्ट में देखें तो करोड़ों लोगों को एक साथ रोजगार दिया जा रहा है। और जैसे कि अय्यर साहब ने कहा कि अराउंड 40,000 करोड़ का जो इतना बड़ा बजट है वो इसके लिए है। तो जब इतने बड़े मास लेवल पर हम किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली कुछ कमियां हो सकती हैं। दूसरी बात कि अभी प्रोग्राम के बारे में आज जैसे बात हुई कि प्रोग्राम को केवल 4 साल कंप्लीट हुए हैं और आज हमारे मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन सच ए बिग प्रोग्राम। तो डेफिनेटली जो डेफिशिएंसीज हैं उनकी तरफ
कंट्री का भी पूरा ध्यान गया है और जो हमारा सिस्टम है, मिनिस्ट्रीज हैं, उनका भी ध्यान गया है और राजेश जी, कॉन्टिन्यूसली उन पर काम हो रहा है। राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 साल में आप आंक नहीं सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि खासतौर से जो नौकरशाह हैं वो उसको एक नरेगा को एक मासूम योजना बना के रखना चाहते हैं और उसकी चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आप इस बात का जवाब आज कैसे देते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ आप पूरी तरह सत्य नहीं है और पूरी तरह अर्ध सत्य भी नहीं है ये, लेकिन जो हमारी स्कीम है और जो एक्ट है उसमें कहीं इस तरह का नहीं है कि जो नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेसी उसको पूरे मासूम बना के रखना चाहती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप देखेंगे हर स्टेज पर, हर जगह पर जो हमारी पब्लिक है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनका 100% पार्टिसिपेशन है। लेकिन राजेश जी, आप ये भी मानेंगे, फॉर्मुलेशन में भी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जी, में ये भी कहा जाता है कि सरकारी पदाधिकारी, ठेकेदार और जो बिचौलिए हैं उनका एक गठजोड़ चलता है, जिसकी वजह से एक आम मजदूर जो काम करने के लिए आता है वो अपनी आवाज नहीं उठा पाता। क्या आप मानते हैं इस तरह की बातें सत्य हैं? नहीं, एक्चुअली राजस्थान के पर्सपेक्ट में मैं इसको नहीं मानता कि ये सत्य नहीं है बिल्कुल भी। अदर स्टेट के बारे में मुझे नहीं मालूम, बट कम से कम मैं राजस्थान का और बहुत सारे जिलों का मेरा एक्सपीरियंस है। जी, शेखर जी, आप उस क्या हिसाब कहते से हैं? मैं कह सकता हूँ कि ये बात सही नहीं। जी, ये जो गठजोड़ है इन तीनों का, इसकी वजह से भी काफी कुछ समस्याएं नरेगा में सामने आ रही हैं। कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है? नहीं, बस इसको तोड़ने के लिए यादव जैसे ऑफिसर से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अजमेर में इन्होंने किया है, इसका मैं समझता हूं अगर ये इन्होंने सफलता प्राप्त किया, इसका कारण होगा अधिक विजिलेंस होगा, मॉनिटरिंग होगा, गांव-गांव जाके देखे होंगे, क्योंकि जब प्रशासन इस पे पूरा विजिलेंट से काम करता है, खास करके करप्शन को लेकर जी, तो ये इस पे आप काफी दिशा पे आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। अगर प्रशासन में और उसके साथ साथ जो राजनीतिक जो लीडरशिप है, जैसे गहलोत सरकार वहां पे इस पे लगे हुए हैं, ये क्योंकि हर स्टेट में जो हमें जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली नहीं हुआ, कई स्टेट्स में ऐसी भी कंप्लेंट्स हैं कि फंड्स ठीक समय पे नहीं पहुंचा है, इस बीच में ये भी कंप्लेंट्स हैं कि इसमें थोड़ा राजनीति भी है। इसमें फंड्स की जो बात कर रहे हैं अभी शेखर अय्यर, ऐसा भी देखा गया, ये एक्सपीरियंस है, राजस्थान में कितना लागू होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा एक जनरल एक्सपीरियंस भी है कि फंड्स की कमी वहां पड़ती है जहां स्थायी संसाधनों को बनाने की बात आती है। जब कच्ची सड़क को बनाने की बात आती है तो फंड की कोई कमी नहीं होती, वो सड़क जो 2 साल बाद 1 साल बाद धुल भी जाती है 2 बारिशों में, उसको बनाने के लिए फंड की कमी नहीं होती। जब स्थायी संसाधन बनाने होते तब फंड की कमी बहुत दिखाई जाती है। क्या आप मानते हैं ये भी स्कीम में एक ऐसी चीज है जिससे ये रोड़ा जो है हटना चाहिए, खासतौर से स्थायी संसाधनों की तरफ काम करना चाहिए स्कीम को, ताकि मजदूरों को आप लंबे समय तक आत्मनिर्भर बना के रख सकें? इसमें दोनों चीज़ें हैं जो आप कह रही हैं, वो भी काफ़ी कुछ चीज़ों में सही है, लेकिन जो बेसिक स्कीम है पहले हम उसको अगर समझें, हमारी स्कीम का काम है, सबसे बड़ा काम है कि जो अनस्किल्ड लेबर है उसको 100 डेज का रोजगार देना है। फिर उसमें उन्होंने कैटेगरी 4 टाइप के वर्क लिए हैं। उसमें कैटेगरी है कि जो मटेरियल कंपोनेंट है, जो भी हम काम लेंगे वो 40% से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी इस तरह के वर्क की है जिससे हमारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बने, रोड्स बने, जो कनेक्टिविटी कम से कम, जो आज बहुत सारे गांव हैं, हमारी बहुत सारे ढाणियाँ हैं, छोटे हैमलेट्स हैं, वो किसी भी तरह की कनेक्टिविटी से है ही नहीं। तो इसलिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम सबसे पहले उनको जो WBM रोड्स हैं या कच्ची रोड से कम उनको जोड़ें। उसके बाद हमारा ये प्रायोरिटी होती है कि जो पक्के वर्क है फिर उस तरफ को जाएं। तो मनी की इस तरह की कोई कांस्टेंट नहीं आती, बट देयर इज ए रेशियो दिया हुआ है आपको कि 40-60 का आपको रेशियो। राजेश जी, राजस्थान में ये मांग करते हैं लोग कि जो परंपरागत जल के स्रोत हैं उनकी मरम्मत का काम एक ऐसा है जो कि नरेगा में शामिल होना चाहिए। आप नए गड्ढे तो खोदते हैं लेकिन पुरानों को ठीक नहीं करते। क्या आपको लगता है इसकी जरूरत है राजस्थान? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पुराने गड्ढे उनकी मरम्मत नहीं होती है, नए खोदने, ऐसा नहीं है। राजस्थान में जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्स है, मैं ये कह सकता हूँ कि 60 से 70% वर्क उन पर ही होता है और अभी भी हो रहा है। अब स्थिति की उन सब का जो खुदाई है, डिगिंग है या उनकी पाल बनाना है पक्के, वो सारे काम लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। और दूसरी बात राजस्थान के साथ है कि ये कोई 4 साल से नया वर्क नहीं है। अगर हम NREG को देखें, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे लिए हैं जो स्पेसिफिक हैं, स्पेशल हैं, बट इस तरह के बहुत सारे काम ड्राउट रिलीफ वर्क्स में राजस्थान में पहले होते रहे। बट इसमें अच्छी बात यह कि गारंटीड है और जो मनी है वो आपको पेरेनियल 12 मंथ्स अवेलेबल हो रहा है। पहले 2 या 3 महीने या 4 महीने इस तरह का मनी वहां पर अवेलेबल होता है। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उनका भी एम्फेसिस इसी तरह का है कि ऐसे वर्क आप लें जो परमानेंट नेचर के हों, पक्के हों, लोगों को रोजगार ज्यादा दें और
करप्शन का जो लेवल है वो मिनिमल इसको हर हालत में अपने को करना है। शेखर साहब, ये जो बात अभी हो रही है कि किस तरह के काम नरेगा में करवाए जाएं, अक्सर ये डिमांड उठती है कि ऐसे काम कराए जाएं जो कि लोगों को आगे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और उनको एक लंबे समय तक उनके साथ में रहें। आप क्या मानते हैं कि किस तरह के काम है जो इसमें और शामिल किए जाने चाहिए, जो कि स्कीम को और ज्यादा महत्वपूर्ण और कारगर बनाएंगे? ये स्कीम तो रोजगार योजना है, लेकिन साथ साथ जो ग्रामीण इलाके के विकास की भी बात है जी। जब ग्रामीण इलाके की विकास बात करते हैं तो ऐसा किया जाए जिससे कोई परमानेंट बेनिफिट्स हो, जैसे रोड हो या वाटर कंजर्वेशन हो या वाटर बॉडीज की मरामत हो। तो ये मैं मानता हूं इस स्कीम का जिस तरह इसका रूपरेखा है, इसमें काफी स्कोप दिया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला लेवल पे, मतलब जिला परिषद लेवल, उनके इमेजिनेशन यानी उनको सोचना पड़ेगा। ये कोई दिल्ली में बैठकर कोई कार्यक्रम नहीं है कि बस आप जाके उसको अमल कीजिए, वो वाला नहीं है। इसमें ऐसा स्कीम है जहां पे लोकल पार्टिसिपेशन हो, लोकल आइडियाज आए, साथ साथ लोकल इन्वॉल्वमेंट हो और लोकल लीडरशिप की जरूरत है। जी, और मेरे ख्याल से पंचायतों की भी बहुत बड़ी भूमिका है राजेश इसमें। सबसे बड़ी भूमिका इसमें पंचायत की। देखिए आपको मैं बताऊं 3 tier सिस्टम है। सबसे पहले जो सेल्फ और वर्क है वो ग्राम पंचायत ही चुनती है और वो अपनी ग्राम सभा में उन वर्क्स को अप्रूव करती है। वो फिर हमारे जिला परिषद में आते हैं, वहाँ पर फिर जिला परिषद पूरी बैठती है, तब अप्रूव होकर फिर हमारे उसमें जो एनुअल एक्शन प्लान है उसमें जाता है। तो हर स्टेज पर, जो पहले भी मैंने कहा कि हर स्टेज पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और ग्राम पंचायत का रोल डिफाइंड है। आप इम्प्लीमेंटेशन दोनों को मिल के करना है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ग्राम पंचायत लेवल पर है या जो ऑफिसर्स हैं उनको करना है, बट वो मिला जुला वर्क है। अकेले कोई ब्यूरोक्रेसी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है और ना ही अकेले केवल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कुल मिलाकर मॉनिटरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि इसे पारदर्शी बनाया जा सके। और हमारी शुभ कामनाएं इस योजना के साथ जुड़ी हुई हैं। देश का कल्याण कर सकती है योजना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में शरीक होने के लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए समाचार प्लस।